अंधेरे के कारण। युग नोटबुक में लिखना छोड़ देता है और बिचकते हुए कहता है, क्या कहा? अंधेरे के कारण? हाँ यार, वो मुझे ना निक्टोफोबिया है। युग कुछ सोचते हुए कहता है, निक्टोफोबिया मतलब तुझे अंधेरे से डर लगता है? हाँ यार, अंधेरा ही तो है जिसने मेरी जिंदगी के सपने को अंधेरे में डुबा दिया। सपने को अंधेरे में डुबा दिया मतलब? तू साफ साफ बताएगा क्या कहना चाहता है, और क्यों तुझे पैरानॉर्मल एक्टिविटी संस्था वालों ने निकाल दिया? हाँ बताता हूँ। आज से 3 महीने पहले जब मेरी ट्रेनिंग चल रही थी तो हमारी टीम में एक मिशन में गई थी जिसमें बड़े बड़े पैरानॉर्मल एक्सपर्ट प्रोफेसर थे। हम लोगों को एक सुरंग के अंदर जाना था। सुनने में आया था कि उस सुरंग के अंदर कई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती थी, कई अतृप्त आत्माएं भटक रही हैं। हम उसी का पता लगाने गए थे। जब हम सुरंग के अंदर गए तो हमने देखा जैसे जैसे हम सुरंग के अंदर जाते जा रहे थे अंधेरा बढ़ता जा रहा था। युग गौर से अभिमन्यु की सारी बातें सुन रहा था। अभिमन्यु को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसने शराब पीकर रखी हुई हो। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने पूरे होशो हवास में था। अभिमन्यु आगे की बात बताते हुए कहता है, सुरंग के अंदर और आगे बढ़ने पर वो सुरंग 2 भागों में डिवाइड हो गई। उसी के साथ हमारी टीम भी डिवाइड हो गई। मेरी टीम में पलक और दीप्ति थे। हम तीनों सुरंग के एक भाग में चले गए और बाकी की टीम दूसरे भाग में। जैसा कि मैंने तुझे बताया था, ये जो अदृश्य शक्तियां होती हैं, इन्हें हम मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में नहीं देख सकते। इसलिए हम लोग पहले ही अपने साथ मशाल लेकर आए थे। हम लोग सुरंग के अंदर आगे बढ़ ही रहे थे कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी होनी शुरू हो गई। उस सुरंग के अंदर जो पत्थर रखे हुए थे वो अपने आप हवा में उड़ने लग गए थे। युग अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या बात कर रहा है यार, पत्थर अपने आप हवा में उड़ने लग गए? हाँ, यकीन करना मुश्किल है पर यही सच है। अक्सर जिंदगी में हमारे साथ कुछ ऐसे हादसे होते हैं जिनके बारे में यदि हम दूसरों को बताते हैं तो उन्हें यकीन नहीं होता जब तक वो हादसे खुद उनके साथ घटित न हो जाए। जैसे ही पत्थर हवा में उड़ने लगे हमारी मशालें अपने आप बुझ गईं और सुरंग के अंदर गहरा अंधेरा छा गया। मैं कुछ समझ पाता कि क्या हो रहा है उससे पहले ही अगले ही पल मुझे पलक और दीप्ति के चीखने की आवाज सुनाई देने लगी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ऊपर से अंधेरा मेरा डर बढ़ाते जा रहा था। मैं सुरंग से जितनी जल्दी भागकर बाहर जा सकता था भाग गया। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? भाग गया? हाँ, और क्या करता मैं? कहा तो अंधेरे से मुझे डर लगता है। फिर उन दोनों लड़कियों का क्या हुआ? उन दोनों लड़कियों को तो दूसरी टीम ने बचा लिया था। वो दोनों वहीं पर बेहोश हो गई थी। दीप्ति तो ठीक थी पर पलक की हालत गंभीर थी। वो कोमा में चली गई थी। क्या बात कर रहा है यार, कोमा में? हाँ, इतना आसान थोड़ी न है पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट बनना। जान की बाजी लगानी पड़ती है। कब क्या हो जाए हमें खुद नहीं पता। हम एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देता। अपनी टीम को अकेला ही छोड़कर भाग आने के लिए पैरानॉर्मल संस्था वालों ने मुझे निकाल दिया, क्योंकि हमारी पहली शपथ ही यही होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारी जान क्यों न चली जाए, तुम अपने साथी का साथ नहीं छोड़ सकते। और मैंने ये शपथ तोड़ दी थी। अच्छा तो ये बात है, पर यार जिस रात तू मुझे मिला था तो उस रात तो तू कालाझाड़ी जंगल में अकेले ही था और अंधेरा भी बहुत था। तो क्या तुझे तब डर नहीं लगा? उस डर पर ही तो काबू करना सीख रहा हूँ मैं, और काफी हद तक सीख भी गया हूँ। वो क्या है ना, जब इंसान का ईगो हर्ट हो जाता है ना तो उसके अंदर का डर भी खत्म हो जाता है। मेरा सपना था एक बढ़िया पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट बनना, पर इस फोबिया ने मुझसे वो सपना छीन लिया। इसलिए अब मैं भी उसे अपने अंदर से रोज खत्म करते जा रहा हूँ। युग अभिमन्यु के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, वैसे सच कहूँ तो तुझे पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट बनने के लिए कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तू वैसे ही बहुत अच्छा पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट है। इस तरफ अमोदिता और रजनी तहखाने के अंदर बैठी हुई थी। फर्श पर एक कुमकुम से एक सर्कल बना हुआ था। उसके अंदर एक स्टार बना हुआ था। हमेशा की तरह स्टार के हर एक कोने पर आटे के 3 दीपक जल रहे थे। अमोदिता रजनी के सामने ही पालकी मारकर बैठी हुई थी। रजनी तंत्र मंत्र यंत्र की किताब पढ़ रही थी तो अमोदिता अपनी नजरें घुमाकर तहखाने के अंदर रखे सामान को देख रही थी। अमोदिता अपनी नजरें आजू बाजू घुमाते हुए कहती है, माँ 12 बज गए हैं, बताइए ना कौन सी साधना करनी है और उससे क्या फायदा होगा मेरा। रजनी कुछ जवाब नहीं देती, वो बस बड़े गौर से किताब पढ़े जा रही थी। अमोदिता मुंह बनाते हुए कहती है, माँ बताइए ना कौन सी साधना करनी है आज रात, आप चुप क्यों हैं? रजनी फिर कुछ नहीं कहती है। अमोदिता फिर पूछती है, अरे माँ बताओ ना। रजनी भिन्नाते हुए अमोदिता से कहती है, नालायक लड़की, तेरे अंदर सब्र नाम की चीज है भी या नहीं? जब देखो बकर बकर करती रहती है। पता नहीं जब तू मेरे पेट में थी तो मैंने क्या खा लिया था जो मुझे तुझ जैसी लड़की हुई है। रजनी की बात सुनकर अमोदिता का छोटा सा मुंह हो जाता है। रजनी किताब को साइड में रखते हुए कहती है,
उस दिन मैंने तुझे बस तंत्र मंत्र और यंत्र की परिभाषा बताई थी, तो ये नहीं बताया था कि वो कितने प्रकार के होते हैं। साधना शुरू करने से पहले तेरा वो जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक तू इसे अच्छे से नहीं समझेगी तुझे साधना का फल नहीं मिलेगा। देख, तंत्र साधनाएं 2 प्रकार की होती हैं, पहली वाम मार्गी और दूसरी दक्षिण मार्गी। इन दोनों में सबसे कठिन वाम मार्गी साधना होती है। क्यों माँ? क्योंकि वाम मार्गी साधनाओं में यदि जरा सी चूक हो जाती है तो उससे नुकसान उठाना पड़ सकता है। कभी कभी तो उसकी सजा मौत भी होती है, पर इसका एक फायदा भी है, वो ये कि इसका असर तुरंत होता है। दक्षिण मार्गी साधना का असर देर में होता है। वाम मार्गी तंत्र साधना में 6 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, जिन्हें षट कर्म कहते हैं, जिसमें शांति कर्म, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, मारण, ये 6 तांत्रिक कर्म बताए गए हैं। इसके अलावा 9 प्रयोगों का वर्णन मिलता है। कौन कौन से 9 प्रयोग माँ? मारण, मोहन, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण, यक्षिणी साधना तथा रसायन क्रिया तंत्र। जैसे ही अमोदिता फिर से यक्षिणी का नाम सुनती है, बौखलाहट के साथ पूछती है, माँ फिर से यक्षिणी? आखिर ये यक्षिणी साधना होती क्या है, बताइए ना। रजनी गुस्से से कहती है, मैंने उस दिन तुझसे कहा था ना, अभी बस शुरुआत है। जब तू उसके लायक हो जाएगी तब बताऊंगी यक्षिणी साधना क्या होती है। ये बता, अभी जो मैंने तुझे समझाया वो समझ आया? अमोदिता मुंह बनाते हुए कहती है, क्या खाक समझ आएगा माँ, मेरे तो सब सिर के ऊपर से निकल गया। कितने कठिन शब्द हैं, मुझसे तो बोले भी नहीं जा रहे। पता नहीं चल रहा ये सब होता क्या है। अरे नालायक, तो बोलना चाहिए ना। ये तेरे कॉलेज की क्लास नहीं चल रही जो मुंह बंद करके बैठी हुई है। ये जादू टोने की क्लास है। अगर समझ में नहीं आता तो बोला कर, वरना कभी एक अच्छी सौदाइन नहीं बन पाएगी। हाँ माँ, अब ध्यान रखूंगी। देख, मैं बताती हूँ। जिससे रोग, कुकृत्य और ग्रह आदि की शांति की जाती है उसको शांति कर्म कहा जाता है। जिस कर्म से किसी इंसान को वश में किया जाता है उसको वशीकरण कर्म कहा जाता है। जिस कर्म से किसी इंसान का व्यापार या तरक्की रोक दी जाए उसको स्तंभन कर्म कहते हैं। जिस कर्म से किसी 2 लोगों के बीच का प्रेम खत्म कर दिया जाए उसे विद्वेषण कहते हैं। जिस कर्म से किसी प्राणी को समाज, देश आदि से अलग कर दिया जाए उसे उच्चाटन कर्म कहते हैं। और अब आखिरी है मारण कर्म। जिस कर्म से किसी की जान ली जाए उसे मारण कर्म कहते हैं। अब समझी? अमोदिता अपना सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ माँ, अब कुछ कुछ समझ आ रहा है। अब हम बात करते हैं मंत्रों की। देख, मंत्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला वैदिक मंत्र, दूसरा तांत्रिक मंत्र, तीसरा शाबर मंत्र। इन्हें जाप करने के भी 3 तरीके होते हैं। कौन कौन से 3 तरीके होते हैं माँ? देख, जिस जप में ऊंचे स्वर में स्पष्ट शब्दों में मंत्र का उच्चारण किया जाता है उसे वाचिक जप कहा जाता है, और जिस जप में मंत्रों का जाप मन ही मन किया जाता है उसे मानस जप कहा जाता है। और तीसरा कौन सा जप है माँ? तीसरा है उपांशु जप। इसमें जप करने वाले के सिर्फ जीभ या होठ हिलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आवाज सुनाई नहीं देती है। बिल्कुल धीमी गति से जप करना पड़ता है। अब मैं तुझे बताती हूँ कि आज हम कौन सी साधना करने वाले हैं। अमोदिता रजनी को बीच में ही टोकते हुए कहती है, माँ 2 मिनट, तुमने यंत्र के प्रकार के बारे में तो बताया ही नहीं। नालायक लड़की, यंत्र के प्रकार के बारे में उसी दिन तो बताया था, भूल गई? यंत्र को 2 तरीकों से बनाया जाता है, पहला अंक द्वारा और दूसरा मंत्र द्वारा। किसी किसी यंत्र में इन दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। और हाँ, एक बात याद रखना, इसमें दिशा का बहुत महत्व होता है। क्या महत्व होता है माँ दिशा का? देख, प्रत्येक यंत्र की दिशाएं निर्धारित होती हैं। धन प्राप्ति से संबंधित यंत्र या कवच पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके रखे जाते हैं। सुख शांति से संबंधित यंत्र या कवच पूर्व दिशा की ओर मुंह करके रखे जाते हैं। वशीकरण, सम्मोहन या आकर्षण के यंत्र या कवच उत्तर दिशा की ओर मुंह करके रखे जाते हैं। शत्रु बाधा और क्रूर कर्म से संबंधित यंत्र या कवच दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके रखे जाते हैं। यंत्र बनाते या लिखते समय दिशाओं का ध्यान जरूर रखना चाहिए, समझी? हाँ समझ गई माँ। रजनी अमोदिता पर भिन्नाते हुए कहती है, मैंने तो सोचा था तू थोड़ी अक्लमंद होगी, पर तू तो बड़ी नालायक निकली। पता नहीं कैसे नर्स बन गई। यंत्र के प्रकार ही भूल गई जो उस दिन बताया था। ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। साधना शुरू करने से पहले तेरा साधनाएं क्या होती हैं उसको समझना बहुत जरूरी है, इसलिए आज रात हम कोई साधना नहीं करेंगे। अमोदिता अपना मुंह फाड़ते हुए कहती है, क्या कहा माँ? पर माँ, परवर कुछ नहीं। आज जितना मैंने तुझे बताया है वो सारी बातें अपने दिमाग में बिठा ले। साधना अमावस्या की रात करेंगे, वो भी ऐसी वैसी साधना नहीं, कर्ण पिशाचिनी साधना। अमोदिता हैरानी के साथ कहती है, ये कर्ण पिशाचिनी साधना क्या होती है माँ? अभी मैं तुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी।
पहले मैंने तुझे जितना समझाया है उतना समझी। अमोदिता नाराजगी के साथ अपना सिर नीचे झुका लेती है। इस तरफ अभिमन्यु ने शराब की बोतल अकेले ही खाली कर ली थी और शराब पीने के बाद वो सिगरेट के कश खींचे जा रहा था। युग अभी तक ऑर्गेनिक खेती के स्टार्टअप का प्लान बना रहा था। अभिमन्यु सिगरेट का कश खींचते हुए कहता है, यार युग कितना सोचेगा यार, कितना लिखेगा। इतना तो मैं कभी एग्जाम में भी नहीं लिखता था जितना तूने आज इस नोटबुक में लिख लिया है। युग नोटबुक में लिखते हुए कहता है, बेटा ये कॉलेज का एग्जाम नहीं है, मेरी जिंदगी का एग्जाम है। इसलिए सोच सोच कर प्लान बनाना पड़ेगा। स्टार्टअप खोलने से पहले प्लान बनाना पड़ता है, वरना एक गलती पूरा स्टार्टअप बर्बाद कर देती है। तुझे पता है आजकल ज्यादा स्टार्टअप चल क्यों नहीं पाते? क्योंकि लोग पहले प्लानिंग करते नहीं, बस अपने नाम के लिए स्टार्टअप खोल लेते हैं और हार कर ठंडे पड़ जाते हैं। हाँ ये भी है, मैंने भी बहुत से लोगों को देखा है जो जोश जोश में स्टार्टअप खोल तो लेते हैं, पर जब प्रॉफिट नहीं होता तो बंद कर देते हैं। यार इसमें भी ना पेशेंस की जरूरत होती है। एकदम से पैसा नहीं आता, 2-3 साल लग जाते हैं। कभी कभी तो कुछ सालों तक नुकसान भी उठाना पड़ता है। हाँ सही कहा, वो कहते हैं ना, रिस्क है तो इश्क है। स्टार्टअप में भी कुछ ऐसा ही है। युग नोटबुक में लिख ही रहा था कि वो लिखते लिखते कहता है, अरे शिट। अभिमन्यु सिगरेट की ऐश झाड़ते हुए कहता है, अरे क्या हुआ? यार पेन खत्म हो गया। तो यार दूसरे पेन से लिख ले। यार मेरे पास एक ही पेन था और मैं सोच रहा था कि यदि आज रात लेआउट बना लूं तो कल से काम शुरू करूं। वैसे ही इस यक्षिणी के चक्कर में काफी दिन बर्बाद हो गए हैं। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, यार इतनी रात में तो इस गांव में कोई दुकान भी खुली नहीं होगी जहां से मैं तुझे पेन ला कर दूं। एक काम करना, तू मोबाइल के नोटपैड पर ही लिख लेना। अरे नहीं यार, जो मजा पेन हाथ में पकड़ने में है वो मोबाइल की स्क्रीन पर उंगलियां घुसने में नहीं है। वैसे भी ये मोबाइल सिर्फ ध्यान भटकाता है और कुछ नहीं। यार फिर क्या करें? अरे हाँ, उस रात तुझे वो जो रूम नंबर 666 में पेन मिला था ना, उससे लिख ले। कौन सा पेन यार? अरे वही जो अपने आप तेरे हाथ में आ गया था। युग अपनी जगह पर से उठता है और कुछ ही देर में अपने कमरे से वो पेन लेकर वापस आता है। वो फाउंटेन पेन था जो स्टेनलेस स्टील से बना हुआ था, जिसकी नोक काफी नुकीली थी। युग उस पेन से नोटबुक में लिखते हुए कहता है, अरे ये तो नहीं चल रहा। इतना कहकर युग उस पेन को खोलता है और देखते हुए कहता है, यार इसमें इंक तो अभी भी भरी हुई है और वो भी सही है। इंक सूखी नहीं है, फिर क्यों नहीं चल रही है ये पेन? अभिमन्यु मुंह से सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए कहता है, पता नहीं, देख शायद इसकी निब तक इंक ना आ पा रही हो, कुछ कचरा फंसा हो। युग उस पेन की निब को गौर से देखने लगता है। पेन के निब पर सूखी इंक लगी हुई थी, जिस कारण नई इंक निब तक नहीं आ पा रही थी। युग निब पर लगे सूखे इंक को अपने नाखून से ही साफ करने लग जाता है। इंक को साफ करते वक्त निब से युग के नाखून में गहरी खरोंच लग जाती है। युग खरोंच को देखता है, पर उसमें से खून नहीं निकल रहा था, इसलिए वो वापस से पेन की निब को साफ करने लगता है। पेन की निब के साफ होते ही युग पेन को नोटबुक पर घिसने लग जाता है। वो उस पेन को नोटबुक पर घिस ही रहा था कि तभी उसकी उंगली पर लगी खरोंच से खून की 1-2 बूंदें निकलने लग जाती हैं, जो सीधे उस पेन की निब पर लग जाती हैं। युग को इसका एहसास नहीं होता, वो तो अभी भी पेन को नोटबुक पर घिसे जा रहा था। जब अभिमन्यु की नजर युग की उंगली पर पड़ती है और वो देखता है कि उसकी उंगली में खून की बूंद लगी हुई थी, तो नशे में धीरे से कहता है, अरे ये तेरी उंगली को क्या हुआ? इसमें खून कैसा? युग अभिमन्यु के सवाल का कुछ जवाब देता उससे पहले ही पेन चलने लग जाता है और युग खुश होते हुए कहता है, अरे वाह, पेन तो चलने लगा। यार पुराने पेनों की ना यही खासियत होती थी, सालों साल चलते थे। इंक की क्वालिटी भी लाजवाब होती थी। ये देख, रेड इंक कितनी शानदार लग रही है, इसमें कितनी शाइन कर रही है। अभिमन्यु थोड़ा नशे में था, इसलिए वो भूल जाता है कि उसने युग की उंगली पर खून लगा हुआ देखा था और युग की बात से सहमत होते हुए कहता है, हाँ यार कुछ भी बोलो, पुराने जमाने की चीजें सालों साल चलती थी। उस वक्त मिलावट और भ्रष्टाचार कम था ना। युग नोटबुक में वापस से उस पेन से लिखने लग जाता है। युग को पेन से लिखते हुए अभी आधा घंटा ही हुआ था कि तभी अचानक से टाइपराइटर के बटन दबने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत ही स्पीड से टाइपराइटर में कुछ टाइप कर रहा हो। टाइपराइटर की आवाज सुनकर युग लिखते लिखते रुक जाता है और हैरानी के साथ अभिमन्यु से पूछता है, अभिमन्यु तुझे टाइपराइटर की आवाज सुनाई दे रही है? अभिमन्यु हंसते हुए कहता है, यार पी मैंने है, चढ़ तुझे रही है। तू पेन से लिख रहा है तो भला टाइपराइटर की आवाज कैसे आएगी? पियक्कड़ कहीं के, गौर से सुन, टाइपराइटर की आवाज सुनाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई टाइपिंग कर रहा है। युग के कहने पर अभिमन्यु टाइपराइटर की आवाज सुनने की कोशिश करने लग जाता है। नशे में होने के बावजूद उसे भी टाइपराइटर की आवाज सुनाई देने लग जाती है। अभिमन्यु अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, यार तू तो सही कह रहा था,
टाइपराइटर की आवाज तो सच में सुनाई दे रही है, पर यह आवाज आ कहां से रही है? युग टाइपराइटर की आवाज गौर से सुनते हुए कहता है, ये आवाज तो ऊपर वाले कमरे से आ रही है, और ऊपर तो यक्षिणी का कमरा है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। टाइपराइटर की आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी। युग और अभिमन्यु दोनों हक्के बक्के रह गए थे। दोनों पसीने से भीग चुके थे। टाइपराइटर की आवाज सुनकर तो अभिमन्यु का सारा नशा उतर गया था। युग अपनी